ट्रिपल ए, ट्रिपल एस और एस ए एस, यानी कि आ और सास, ये तीन तरह के रूल होते हैं, क्राइटेरिया होते हैं जो कि ट्रायंगल की सिमिलैरिटी को प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। अब आगे बढ़ने से पहले मुझे कमेंट में ये बता दो कि 9th क्लास में आपने कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया पढ़ा था, 5 क्राइटेरिया पढ़े थे, मेरे को कमेंट करके बताओ, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देता है। और इस वीडियो के अंदर हम ये तीनों के तीनों जो क्राइटेरिया है, जो भी ट्रायंगल की सिमिलैरिटी का, इसको प्रूव करने वाले हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आ रखे हैं, जो कि हम आने वाले एपिसोड्स में अच्छे से करेंगे। और जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे 2026 के बोर्ड में, वो भी आप बड़े आसानी से कर पाओगे अगर आप इन चीजों को प्रूव कर पाओगे। और मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि ट्रायंगल चैप्टर बहुत आसान है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन 99% क्वेश्चन बता बता के थक गया कि एनसीईआरटी से ही आते हैं। मुश्किल से एक क्वेश्चन आपको बाहर से दिख जाएगा, वो भी नहीं दिखने वाला, मेरे पे विश्वास करो। बाकी आपको प्रैक्टिस करते चलनी है डीपीपी की अच्छे से। तो एक एक करके क्राइटेरिया और सिमिलैरिटी को इस पूरे वीडियो में, इन तीनों की तीनों क्राइटेरिया को अच्छे से प्रूव कर देते हैं। सबसे पहले हम प्रूव करेंगे डबल एंगल, इसको डबल एंगल ही बोलते हैं। अब क्यों ऐसे, आपको मैं बताऊंगा ऐसा क्यों कहा जाता है इसको। आप कह रहे हो यहाँ पे तो 3 एंगल है, बट डबल एंगल सिमिलैरिटी भी कहा जाता है इसको, ऐसा क्यों है। तो सबसे पहले देखो, एक चीज समझो ध्यान से, ये जो तीनों क्राइटेरिया है, पहले तो एक बात बताओ मुझे कि ट्रायंगल की सिमिलैरिटी को अगर मुझे प्रूव करना है तो मुझे 2 कंडीशन चाहिए थी। पहली कंडीशन क्या थी कि जो एंगल्स है वो इक्वल होने चाहिए। अगर 2 ट्रायंगल मेरे पास है, जैसे मान लो 2 ट्रायंगल लिए मैंने, एक ये ट्रायंगल है, एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ए बी सी, और ये ट्रायंगल है मेरे पास पी क्यू आर। तो पहला क्राइटेरिया क्या था, पहली चीज क्या थी, व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन। क्राइटेरिया तो ये, फर्स्ट कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन ये थी कि भाई एंगल ए जो है वो एंगल पी के बराबर हो, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर हो, एंगल सी जो है वो एंगल आर के बराबर हो। ये पहली क्राइटेरिया, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये मैं पहले से कहते आ रहा हूं। दूसरा जो हमारा जो कंडीशन होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि जो उसके साइड्स है वो उसके रेशियो सेम होने चाहिए, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर। ये वाला साइड लिया तो ये वाला साइड इसका भी लिया, फिर ये वाला लिया तो फिर ये वाला लिया, फिर इसके बाद ये वाला साइड लेंगे तो ये वाला लेंगे, यानी कि इज इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर। ये हमारा, ये दोनों की दोनों कंडीशंस है जो कि हमें पता है ऑलरेडी, पहले से हम जानते हैं इसको। बट देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 1 2 3 एंगल और 1 2 3 साइड्स, मतलब हम क्या कर रहे हैं, तीनों साइड्स और तीनों एंगल, यानी कि ट्रायंगल के पास जो भी कुछ है सबको ही देख रहे हैं। बट सब देखने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता करना है कि आपका दोस्त बेवकूफ है, तो क्या उसकी सारी हरकतें देखोगे कि वो ना बाथरूम में कैसे नहा रहा है, वो कपड़े पहनता है कि नहीं पहनता, कैसे नहा रहा है, क्या कर रहा है, खाना कैसे खा रहा है, चम्मच से खा रहा है कि हाथ से खा रहा है, कि हाथ धो के नहीं खा रहा, सब चीज देखोगे, तब तो पता चल जाएगा असली चीज पता चल जाएगी क्या है क्या नहीं। तो कुछ अगर 1 2 चीज भी देख लोगे तब भी पता चल जाएगा कि आपका दोस्त बेवकूफ है। तो वैसे ही ट्रायंगल में भी अगर सिर्फ 3 चीजें देखनी होती है, या तो 3 एंगल्स देख लो, 3 भी नहीं 2 भी देख लोगे तो काम बन जाएगा। अगर 2 एंगल भी इक्वल आ गए ना तो आप कह सकते हो कि सिमिलर है। अब कैसे बताऊंगा मैं, फिर या फिर आप तीनों के तीनों साइड्स देख लो, साइड्स के रेशियो, बेसिकली प्रोपोर्शन देखो उसका, साइड्स के रेशियो देखने होते हैं, साइड मत देखना, आगे समझाऊंगा मैं इसको भी। और या फिर आप 2 साइड देख लो और उसके बीच में एक एंगल फंस रहा होगा, उसको देख लो, तो आपको पता चल जाएगा। फिर आप कह देना कि दिस ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल जो है ये सिमिलर है, ऐसे करके आप बोल सकते हो। तो एक एक करके इसको प्रूव करते हैं। इसको ना थ्योरम के फॉर्म में दिया एनसीईआरटी में, अगर आप देखोगे तो थ्योरम 6.3 आप निकाल लो, तो एंगल एंगल वाला वहां पे उन्होंने प्रूव करके दिखाया है। तो उस स्टेटमेंट को हम लेकर के आते हैं। देखो स्टेटमेंट यहाँ पे आ चुकी है, क्या हुआ, नहीं दिख रही, देखो सुन, अब दिख रही है स्टेटमेंट, देखो ध्यान से। तो स्टेटमेंट में बोला है, ये स्टेटमेंट आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे ना एक सिंगल शीट में, मतलब एक पूरे के पूरे एक पेज में मैं समझाना चाहता हूँ कि इसको प्रूफ कैसे करना है। क्योंकि अगर मैं दूसरे पेज पे ले गया मिटा करके फिर समझ नहीं आने वाला। तो ध्यान से समझना, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा, बहुत धीरे धीरे। कितना टाइम लग रहा है, टाइम देखना भूल जाओ कि टाइम क्या हो रहा है क्या नहीं, बस आप समझो ध्यान से। क्योंकि अगर ये वाला समझ लिया, ये ट्रिपल ए रूल, तो बाकी सारा भी बड़े आराम से समझ आ जाएगा। तो ध्यान से सुनना। इन्होंने बोला है कि इफ इन 2 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल्स दे रखे हैं, तो 2 ट्रायंगल बना लो। पहले तो 2 ट्रायंगल मैंने बना लिए, एक ट्रायंगल ये बनाया मान लो, और एक बड़ा सा बनाया। एक ट्रायंगल मैंने बड़ा बनाया, इस बड़े वाले ट्रायंगल को नाम दे देते हैं ए बी सी। एकदम धीरे धीरे प्रूफ करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। पी क्यू आर, 2 ट्रायंगल बना लिए। फिर कहा है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इसके इक्वल दे रखे हैं, यानी कि गिवन क्या है, व्हाट इज गिवन, गिवन हमें है करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, यानी कि जो एंगल ए है
वो एंगल P के इक्वल है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, ध्यान से समझना एकदम। फिर उसके बाद जो एंगल B है वो एंगल Q के इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल का मतलब ये होता है ना, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। फिर उसके बाद जो एंगल C है वो एंगल R के इक्वल है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। ठीक है, ये तो गिवन है। अब जब आप स्टेटमेंट को पढ़ते हो और जब वो अगर ये कहते हैं ना इफ के बाद जो चीज लिखी होती है ना वो बेसिकली गिवन होता है, ऐसा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि पता नहीं चलता गिवन और टू प्रूफ क्या होता है भाई, कहां से गिवन बोलूं किसको टू प्रूफ बोलूं। तो जब इफ करके जो चीजें लिखी होती है उसको हम कहते हैं वो गिवन होता है। एंड देयर कहा है कि देन देयर, देन, अब देन के बाद जो लाइन लिखी होती है ना ये चीज याद रखो। देखो इफ के बाद जो लिखा है वो गिवन है, देन के बाद जो लिखा है वो टू प्रूव है, देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो सेम रेशियो में आ गए, ये इन्होंने बोल दिया है, टू प्रूव कर दिया। मतलब इसको हमें प्रूव करेंगे ना, मतलब देखो ध्यान से समझना। इन्होंने बोला अगर दो ट्राइंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, यहां तक तो समझ आया, तो उसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे उसके रेशियो सेम होंगे, ऐसा ये कह रहे हैं। इन्होंने तो ऐसा बोल दिया बट हमें तो ये प्रूफ करना पड़ेगा ना, ऐसा प्रूफ करना पड़ेगा हमें कि साइड्स के जो प्रोपोर्शनल है वो रेशियो जो है वो प्रोपोर्शनल हमें प्रूफ करना पड़ेगा। यानी कि हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये हमें प्रूफ करना पड़ेगा। यहां तक समझ आ गया? हाँ ठीक है। अब इसको हम प्रूफ कैसे करें, तो इसका एक सिंपल सा मेथड है, वो क्या है, आपको ना हो सकता है आपको पहली बार में आप ये देखो और फिर बोलो कि तो बहुत लंबा मेथड है, बट ये लंबा मेथड नहीं लगेगा जब आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे। ये चैप्टर है ही ऐसा, दिस चैप्टर नीड वेरी प्रैक्टिस, मतलब ये बहुत प्रैक्टिस चाहता है चैप्टर, कि आप एक ही सवाल को, ये नहीं चाहता कि अलग अलग बुक सवाल लगाओ, आईडीआरएस कुछ अलग अलग, नहीं, ये चाहता है कि ट्राइंगल के ही सवाल को बार बार लगा लो, बस इसके जो एनसीईआरटी के सवाल है वही। तो इन्होंने गिवन और टू प्रूफ तो समझ आ गया यहाँ से। अब प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या है, व्हाट इज कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन को ध्यान से देखना। कंस्ट्रक्शन ये है कि मैंने कहा कि ये छोटा ट्राइंगल है और ये बड़ा वाला है, ये दो अलग अलग ट्राइंगल ले लिए, तो एक काम करता हूं, जो ये वाला ट्राइंगल है, ये वाला जो ट्राइंगल है इतना ही बड़ा, मान लो जैसे ये साइड ए बी है और ये ए सी है, तो ए बी के बराबर इसको मैं नाप लेता हूं। मान लो मैंने इसको नापा तो मेरा जो पीडी है, जो पीडी है वो ए बी के बराबर आया, जो मेरा जो पीडी है, पीडी वो ए बी के बराबर आया। मतलब मैंने डी को, पीडी पीडी जो है इतना नापा, पीडी इतना है कि वो ए बी के बराबर है। बिल्कुल ऐसे ही मैंने पीई लिया और जो पीई है ना, पीई यहाँ पे मान लेते हैं कि पीई जो है वो एसी के बराबर है, पीई जो है वो एसी के बराबर है। यानी मैंने क्या करा, बेसिकली मैंने पीडी और ए बी बराबर ले लिया, मैंने एक पॉइंट खींच दिया वहां पे, ए बी इज इक्वल टू पी डी और ए सी इज इक्वल टू पीई, और इन दोनों लाइन को मैंने जोड़ दिया, मतलब इन दोनों पॉइंट्स को मैंने जोड़ दिया, तो एक ट्राइंगल बन रहा है पीडीई, एक ट्राइंगल पीडीई बन रहा है, हमें दिख रहा है ना। तो कंस्ट्रक्शन एक्चुअल में ये है कि हम यहाँ पर लिखते हैं कट पीडी एंड पीडी और पीई, कट पीडी एंड पीई सच दैट ये दोनों चीजें, मतलब कंस्ट्रक्शन क्या है, कट पीडी एंड पीई सच दैट पीडी बराबर ए बी, पीई बराबर ए सी, इस तरह से मैंने कट किया है। तो यहां तक सारी चीज समझ आई, एक बार ध्यान से सुन लो फिर से। मैंने बोला कि मैंने दो ट्राइंगल्स लिए, उसके एंगल्स करस्पॉन्डिंग इक्वल है, प्रूव करना है करस्पॉन्डिंग साइड। कंस्ट्रक्शन मैंने ये करा कि पीडी ए बी के बराबर, ए सी पीई के बराबर ले लिया, इस तरह से मैंने इसको करा है। अब इसके बाद मैं कैसे प्रूफ करूं इसको, तो प्रूफ करने के लिए हम एक काम करते हैं, प्रूफ करने के लिए प्रूफ ही करना पड़ेगा और क्या करेंगे हैं? तो प्रूफ करने के लिए हम चलते हैं ट्राइंगल एबीसी में, एबीसी ट्राइंगल लिखेंगे, इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी में चलते हैं और ट्राइंगल पीडीई में चलते हैं, एंड ट्राइंगल पीडीई में चलते हैं। तो अगर हम इन दोनों ट्राइंगल में जाए तो अब ध्यान से देखना, ध्यान से, कि जो ए बी है वो पी डी के बराबर है, ए बी इज इक्वल टू पी डी, जो ए बी है वो पी डी के बराबर है या नहीं, है ना।
ए बी इज इक्वल टू पी डी, ए बी इज इक्वल टू पी डी। क्यों क्यों बराबर है भाई? कंस्ट्रक्शन करिए ना हमने, वो तो हमने कंस्ट्रक्ट कराया ना खुद की, पी डी बराबर ए बी है तो कंस्ट्रक्शन से, बाय कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन से हमें ये चीज दिख रही है साफ साफ। फिर उसके बाद एंगल ए जो है एंगल पी के बराबर है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। कैसे एंगल ए एंगल पी के बराबर? कैसे भाई? गिवन है ना, गिवन है वो तो गिवन। फिर उसके बाद जो AC है वो PE के बराबर है, AC PE के बराबर है। अगर आप ध्यान से सुनोगे ना तो देखना मैं आपको याद करा दूंगा यही के यही, एकदम अच्छे से आपको दिमाग में छप जाएगा ये। तो AB बराबर PD आ गया, जो AB है वो PD के बराबर आ गया, एंगल A और एंगल P बराबर आ गया, AC बराबर PE आ गया। अब ध्यान से सुनो, अगर ऐसा है तो देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड से ये जो ट्राइंगल है, ये दोनों जो ट्राइंगल है ABC और PDE, ABC और PDE, ये दोनों ट्राइंगल जो देखो AB बराबर PD, ये इसको ढक लेगा, ये इसको ढक लेगा, ये एंगल भी इतना ही खुला है तो ये इसको ढक लेगा। अगर ये वाला इसको ढक लेगा, देखो दिख रहा है बड़ा, वो छोड़ो, ड्राइंग छोड़ो कैसी बनी है बड़ी छोटी, लेकिन ये जो है ये इसको ढक लेगा पूरी तरह से। अगर ये इसको ढक लेगा तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर? कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि ढक लेगा, ढकना यानी कि कॉन्ग्रुएंट हो गया, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल ABC, लास्ट में हम लिखेंगे जो ट्राइंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल PDE के। कैसे हुआ? बाय कौन से रूल से हुआ? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो इसीलिए मैंने कहा था कि अभी मैंने कहा था ना कमेंट करने के लिए कि कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया के जो रूल है वो कॉन्ग्रुएंट मतलब कमेंट करने के लिए कहा था। तो बाय SAS रूल से आ गया। अब ध्यान से सुनना, ये तो 9th क्लास की चीज है। अगर ये कॉन्ग्रुएंसी की बात कर रहे हैं तो कॉन्ग्रुएंसी तो 9th क्लास में पढ़ा है। जब भी 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंसी करते थे तो उसके बाद क्या आता था? जैसे मान लो कोई ट्राइंगल्स है, उसको अगर आपस में आपने कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो उसके बाद हम क्या लिखते थे? क्या हम CPCT लिखते थे? कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, है ना? CPCT से लिखते थे सारी चीजें कि CPCT बाय CPCT ये सारी चीजें आई। तो अगर ऐसा है तो क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूं कि बाय CPCT, बाय CPCT क्या मैं ये लिख सकता हूं? बाय CPCT एंगल B बराबर एंगल D, एंगल B बराबर एंगल D और एंगल C बराबर एंगल E, एंगल C बराबर एंगल E। ये कैसे आ गया भाई? अरे CPCT से आता है, मतलब जो साइड एंगल साइड है अगर ये सिमिलर हो गया, अगर ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो बाकी के जो पार्ट्स है, चाहे वो साइड हो या फिर एंगल्स हो, सारे के सारे इक्वल नहीं हो जाते? यही तो करते थे हम 9th क्लास में, है ना? भूल गए 9th क्लास का कुछ भी याद नहीं है, क्यों 9th की बात करते हो? तो भाई 10th में आ गए तो याद रख लो बस इतने से चीज की CPCT, ऐसे ही CPST भी होता है, वो आगे बताऊंगा, कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना। अभी ध्यान से सुनो सिर्फ ये चीज कि मैं कह रहा हूं कि अगर कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT से B और D बराबर और C और E बराबर हो गया। हाँ ठीक है, यहां तक समझ आई, बस आगे बताओ। तो अब क्या है यहाँ पे, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करें? अब ध्यान से देखो, गिवन में तो इन्होंने दे रखा है कि एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर है, बट हम यहां पे लिखेंगे बट गिवन तो ये है, बट गिवन तो ये है कि एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है। इन्होंने तो ये दे रखा है इक्वेशन नंबर 3, और ये भी दे रखा है कि एंगल सी जो है वो एंगल आर के बराबर है। इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं इसका नाम, ये तो इन्होंने दे रखा है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इक्वेशन नंबर 1 कह रहा है कि B जो है D के बराबर है, इक्वेशन नंबर 3 कह रहा है कि B जो है Q के बराबर है। अगर B D के बराबर है और B Q के बराबर है तो D और Q आपस में बराबर नहीं हुए क्या? अरे ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचो। अगर B बेवकूफ है तो ये भी बेवकूफ, B कह रहा है कि Q भी बेवकूफ, तो Q बेवकूफ तो D भी बेवकूफ, यानी दोनों बेवकूफ, यानी दोनों बराबर। तो एंगल D और एंगल Q बराबर है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड से क्या चीज पता चली कि जो एंगल D है वो एंगल Q के बराबर है। अच्छा, इसका मतलब ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर हो गया।
हाँ यही मतलब है इसका, यही सेम यही। तो ये वाला एंगल इसके बराबर है। अब ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 2 में जाओ। इक्वेशन नंबर 2 कह रहा है कि एंगल सी बराबर एंगल ई है, जबकि इक्वेशन नंबर 4 कह रहा है कि एंगल सी तो आर के बराबर है। सी अगर ई के बराबर है और यहाँ पे सी अगर आर के बराबर है, तो क्या ई और आर बराबर नहीं हुए, है ना? बिल्कुल वैसा है जैसे यहां हुआ था। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 क्या पता चला 2 एंड 4 से? भाई ये पता चला कि जो एंगल ई है वो एंगल आर के बराबर है। इसको आप चाहे तो इक्वेशन नंबर 5 नाम दे सकते हो, इसको चाहे तो इक्वेशन नंबर 6 नाम दे सकते हो। अब ध्यान से सुनना मेरी एक बात, ध्यान से एक चीज। अगर मान लो एक लाइन खींची है कहीं मैंने, ये एक लाइन, ये ट्राइंगल है, चलो ट्राइंगल है। तो अगर ये एंगल मेरा 30 डिग्री है और ये एंगल मेरा 30 डिग्री है और मैंने यहां से एक लाइन खींच दी, ये लाइन जो है इसके पैरेलल है। ये जो लाइन है ना ये वाली, ये वाली लाइन और ये आपस में पैरेलल है ऐसा मान लो। तो अगर ये 30 है तो ये कितना होगा? ये जो यहां पर है ये कितना होगा? क्या ये भी 30 होगा? है ना? भाई सिंपल सी बात है। अगर मान लो ये मार्कर ऐसे रखा हुआ है और ये वाली जो ये लाइन ऐसे पैरेलल जा रही है और यहाँ पे 30 का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। कैसे कैसे? ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल जो बन रहा है ये 30 डिग्री का बन रहा है। तो अगर कोई लाइन है जो ऊपर से जाएगी ऐसे करके पैरेलल, तो ये भी तो 30 डिग्री का एंगल बनाएगी, ये वाला एंगल भी तो 30 बनेगा, बनेगा कि नहीं? पैरेलल लाइंस जो होती है, अगर एंगल इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स ही कहते हैं ना इसको, ये जो एंगल्स है करस्पॉन्डिंग एंगल ही बोलेंगे एक तरह से इसको। ये एंगल्स करस्पॉन्डिंग अगर इक्वल है तो यानी ये और ये लाइन पैरेलल है। तो हम लिखेंगे इफ D इज इक्वल टू क्यू, अच्छा ऐसा है, और E इज इक्वल टू आर, देन इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन DE और QR पैरेलल है। DE इज पैरेलल टू QR। यहां तक समझ आया? यहां तक समझ आ गया होगा। पहले तो हमने इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, फिर हमें सीपीसीटी से कुछ चीज पता चली, फिर वहां से हमें पता चला कि ये वाले एंगल्स बराबर है, डी और ये एंगल डी और एंगल क्यू बराबर है, एंगल ई और एंगल आर बराबर है, ये चीज हमें पता चली। फिर अगर ये बराबर है तो हमने बोल दिया कि डीई जो है क्यू आर के पैरेलल है। अब जब भी पैरेलल आता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है बताओ? क्या बीपीटी थ्योरम आती है ना? तो बीपीटी थ्योरम हमारे दिमाग में अगर आई है तो डीई पैरेलल टू अगर क्यू आर है, तो अब हम लिखेंगे फ्रॉम, फ्रॉम या फिर बाय बीपीटी, बाय बीपीटी। बीपीटी से क्या पता चलेगा? देखो आप क्या कर सकते हो, छोटा अपॉन छोटा इज इक्वल टू छोटा अपॉन छोटा ले सकते हो, बट प्रूफ करने के लिए क्या बोला ये देखो। मैंने कहा ना कि प्रूफ पे नजर होनी चाहिए, प्रूफ पे नजर होगी तभी हमारा क्वेश्चन जो है हमें आसान लगेगा। ध्यान से सुनना, प्रूफ तो ये कह रहा है कि पी क्यू नीचे है और पी आर नीचे है, प्रूफ ऐसे बोल रहा है। जो प्रूफ करके आ रहा है एंड में, जो टू प्रूफ है जिसको प्रूफ करना है, वो कह रहा है कि पी क्यू नीचे है। यानी वो कह रहा है कि जो बड़ा है, पी क्यू बड़ा ही है ना, देखो पी क्यू बड़ा है, जो बड़ा है जो पी क्यू है और जो पी आर है वो भी बड़ा है, तो वो नीचे है ना? ठीक है, तो अगर वो नीचे है तो ऊपर हम छोटा ले लेते हैं। एक बार ध्यान से देखो, ऊपर छोटा है ए बी, तो एक तरह से हम ये नहीं कह सकते ए बी और पी डी ए बराबर ही तो है, यानी कि इन्होंने कहीं ना कहीं छोटा अपॉन बड़ा लिया है। इतनी सी बात समझ आ रही है कि इन्होंने छोटा अपॉन बड़ा लिया। ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से देखो, ध्यान देखो, ए बी अपॉन पी क्यू, यानी कि ए बी जो है वो पी डी ए बराबर है, तो यानी इन्होंने छोटा ए बी की जगह एक बार पी डी इमेजिन करो, पी डी यानी छोटा अपॉन बड़ा लिया है, इन्होंने छोटा अपॉन बड़ा लिया है। तो हम भी जब पैरेलल देख रहे हैं और बीपीटी से जब हम कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हम प्रोपोर्शनल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि साइड्स के बटे में, बटे वाले साइड निकाल, मतलब यो बाय यो निकाल रहे हैं अगर हम, तो उसमें हम क्या लिखे? उसमें हम छोटा अपॉन बड़ा लिखेंगे, क्योंकि प्रूफ में भी वही है। तो
अगर डीई और क्यू आर पैरेलल है तो इसके अकॉर्डिंग छोटा अपॉन बड़ा यानी पीडी अपॉन पी क्यू, पीडी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू छोटा अपॉन बड़ा पीई अपॉन पी आर। ठीक है, यहां तक सारी चीज समझ आ गई, ये तो सही है, बढ़िया है, एकदम मस्त समझाया। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक अब सारी चीज क्लियर हो चुकी है। तो अब एक चीज ध्यान से सुनना, क्या मैं पीडी की जगह ए भी लिख सकता हूं? क्या मैं पीडी की जगह, इसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, बहुत आगे बढ़े जा रहा है टुक 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 टुक। तो अगर ये ऐसा है तो मैं पीडी की जगह ए भी लिख सकता हूं, अपॉन पी क्यू लिख सकता हूं, क्योंकि जो पीडी है वो ए बी के बराबर है। ध्यान से देखो, कंस्ट्रक्शन में ये तो करा था हमने। और पीई की जगह मैं ए सी ले सकता हूं, ए सी अपॉन में पी आर। अब ध्यान से देखो यार कि दो चीज तो आ गई है, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर तो आ गया, ये कहाँ रह गया? ये तो आया ही नहीं अभी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सीधा, देखो अगर मैं शॉर्टकट बताना चाहूं तो शॉर्टकट तो ये है कि हम डायरेक्ट लिख देंगे, डायरेक्ट ये लिख देंगे सिमिलरली। अब क्यों लिखेंगे मैं बताता हूं अभी, रुको। पी क्यू बराबर में बी सी अपॉन में क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर। ये हो गया हमारा प्रूफ। बट ये आया कैसे? सिमिलरली करके तो लिख देंगे, वो तो ठीक है, आपने शॉर्टकट दे दिया, बट कैसे हम इसको याद रखें, किस तरह से करें? बीसी अपॉन क्यू आर आया कहां से, ये तो बताओ। तो ध्यान से सुनो मेरी बात। अब ये अगर आपने ट्राइंगल ले रखा है, ये पूरा ट्राइंगल पी क्यू आर है, अभी तो आपने ऐसे लाइन खींची है इस पे, ये जो डीई खींची है वो ऐसे खींची है, अभी आपने इस तरह से खींची है। अगर मैंने मान लो ऐसे खींची होती तो, इस तरह से खींची होती तो, मतलब अगर ये ट्राइंगल है और ये हमारा P है और ये हमारा Q है और ये हमारा R है, और अगर मैंने ऐसे खींचा होता तो, ऐसे खींचा होता इस तरह से, तो ये वाला जो है DE, ये PQ इसके पैरेलल आ जाता। फिर मैं क्या लिखता? फिर मैं ये लिखता कि PE अपॉन PR, PE अपॉन छोटा अपॉन बड़ा इज इक्वल टू छोटा अपॉन बड़ा, यानी कि QD अपॉन QR, यही लिखता ना। और फिर मैं बोलता कि जो PE है वो मेरा PE इज इक्वल टू AC है, उसकी जगह मैं AC लिख देता, AC अपॉन PR लिख देता। और जो QD है उस QD की जगह, QD मतलब इतना, और ये वाला साइड लेकर के चलना होता मेरे को। समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर नहीं आ रहा समझ में तो यार इसको याद रख लो, खत्म बात, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ये इतना डिटेल में जाकर के पूछते भी नहीं है, बस मैं ये लॉजिक के लिए आपको समझा रहा हूँ। तो लॉजिक ये है इसके पीछे कि अगर मैं ऐसे लाइन लेता तो पीई अपॉन पी आर और क्यूडी अपॉन क्यू आर होता, इक्वल ऐसे लिखता मैं, और पीई की जगह मैं एसी लिख सकता हूँ अपॉन में पी आर, और क्यूडी की जगह, क्यूडी यानी इतना क्यूडी जो है उसकी जगह मैं बीसी लिख देता, बीसी, तो ये आ जाता बीसी अपॉन क्यू आर। तो इस तरह से इसको मैं चेंज कर देता। नहीं आएगा समझ में, मुझे पता है कुछ लोगों को नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा अगर तो कोई बात नहीं, आप ना इस वाले को याद रख लो बस, कि सिमिलरली करके हम इसको डायरेक्ट आंसर ले सकते हैं और इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। एक बार जल्दी से समझ लेते हैं कि ट्रिपल ए क्राइटेरिया यानी कि डबल ए क्राइटेरिया जिसको बोलते हैं, इसको किस तरह से मैंने प्रूव किया। तो स्टेटमेंट तो सिंपल है कि कह रहे हैं टू ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो उसके करस्पॉन्डिंग सेम रेशियो होते हैं, ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। गिवन क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल टू, प्रूव हमें ये करना है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर। ये हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन मैंने क्या करा कि पीडी जो है ए बी के बराबर और पीई जो है एसी के बराबर, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। फिर इसके बाद मैंने बोला कि एबीसी ट्राइंगल और पीडी ट्राइंगल में अगर जाओगे तो वहां पे ए बी बराबर पीडी हो गया और एंगल ए और एंगल बी बराबर हो गया और एसी बराबर पीई हो गया। तो एस ए एस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सीपीसीटी से हम बाकी के एंगल्स यानी कि एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी बराबर कर सकते हैं। इक्वेशन 1 और 2 नाम दे दिया। जबकि इन्होंने गिवन तो ये दे रखा है कि बी बराबर क्यू है और सी बराबर आर है। तो इक्वेशन नंबर 1 और 3 से हमें पता चला कि डी बराबर क्यू आ गया और इक्वेशन नंबर 2 और 4 से पता चला कि ई बराबर आर आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 5 और 6 नाम दे दिया। फिर उसके बाद हमने देखा अच्छा डी और क्यू बराबर है और ई और आर बराबर है, यानी कि ये वाली और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो बीपीटी थ्योरम से छोटा अपॉन बड़ा इज इक्वल टू छोटा अपॉन बड़ा आ जाएगा, यानी पीडी अपॉन पी क्यू इक्वल टू पीई अपॉन पी आर आ गया। पीडी की जगह मैं ए बी लिख सकता हूँ, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू, और पीई की जगह मैं
AC लिख सकता हूँ, यानी AC अपॉन PR, तो AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR आ गया। सिमिलरली ये जो हमसे पूछा था वही हमने प्रूफ कर दिया। तो इस तरह से करा इसको हमने। अब अगला वाला देखो, आपने ये समझ लिया ना, जो अगला वाला जब मैं समझाऊंगा ट्रिपल एस रूल, तो वो आपको बड़े आसानी से समझ आएगा, क्योंकि उसमें देखो डायग्राम भी सेम है, यही दोनों डायग्राम बनेंगे। बाकी गिवन और टू प्रूफ एकदम रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ऑपोजिट। ये जो क्वेश्चन है ना, टू प्रूफ वाला गिवन में चला जाएगा और गिवन वाला टू प्रूफ में आ जाएगा, बस ये होगा। कंस्ट्रक्शन सेम रहेगा, डायग्राम सेम रहेगा, सब कुछ एज इट इज, सारी चीजें सेम रहेगी। अगला रूल है ट्रिपल एस रूल, यानी साइड साइड साइड, यानी साइड के जो प्रोपोर्शनल है वो इक्वल करके दिखाने हमें। तो इसका आंसर आ जाए, इफ टू ट्राइंगल है वन साइड टू अदर प्रोपोर्शनल। अच्छा, यानी कि गिवन है, इफ का मतलब गिवन, गिवन क्या है कि वन साइड ऑफ ट्राइंगल होता है अदर प्रोपोर्शनल। अच्छा, प्रोपोर्शनल दे रखा है, यानी कि जो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने करा था जस्ट उसका ऑपोजिट है। वहां पे क्या था, वहां पे हमें जो एंगल्स है वो दे रखे थे करस्पॉन्डिंग इक्वल, हमने प्रोपोर्शनल साइड मतलब टू प्रूफ में क्या था, प्रोपोर्शनल साइड, जबकि यहाँ पे गिवन में हो जाएगा प्रोपोर्शनल साइड और टू प्रूफ में एंगल्स होंगे। इस तरह से इसको करना है। तो देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड सिमिलर। तो किस तरह से, देखो ध्यान से देखना, डायग्राम तो सेम है, सब कुछ वो सारी चीजें सेम है, मैंने पहले कहा है। तो डायग्राम बना देता हूँ वही वाला सेम। तो हमारा डायग्राम क्या था, ये था A B C, और ये पूरा का पूरा अगर हम देखें तो ये था P Q और R, और यहाँ पे हमने एक लाइन खींची थी, ये था D और ये E। तो गिवन क्या है, गिवन गिवन वो होता है जो इफ के बाद लिखा था, यानी साइड प्रोपोर्शनल दे रखे हैं, यानी ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन में ए बी। देखो ध्यान से देखना, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर। तो ये हमें प्रोपोर्शनल साइड्स इसके दे रखे हैं, ए सी अपॉन में पी आर। और प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ये करना है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल यानी सिमिलर, यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल यानी एंगल ए बराबर एंगल पी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। और साथ में अपने आप ही जब ये करोगे तो ये अपने आप आ जाएगा ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर, ये अपने आप ही सिमिलर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको करना है, मतलब टू प्रूफ गिवन सब मिल गए हमें। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, कंस्ट्रक्शन सेम है, कंस्ट्रक्शन सेम है, वही वाली कंस्ट्रक्शन लिख देना। मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन वही है, कट पीडी वाला जो कंस्ट्रक्शन था ना, कट पीडी, पीडी इज इक्वल टू ए बी, ऐसे वाला पीडी इज इक्वल टू ए बी, वही कंस्ट्रक्शन सेम। और जो पीई है वो इक्वल टू ए सी आ गया। हाँ, यहां तक समझ आया, ये सब तो ठीक है, बस हमने इसको चेंज किया है और स्टेटमेंट चेंज हुई है क्योंकि दूसरा रूल है ना इसीलिए, और डायग्राम तो सेम है, एज इट इज सेम डायग्राम है। अब इसको प्रूफ करते हैं कि किस तरह से इसको प्रूफ करें। तो अब हम उल्टा चलेंगे। देखो उस वाले जब पीछे हमने सॉल्व करा था उसमें हम कहाँ पहुंच गए थे, उसमें हम यहां तक पहुंच गए थे, यहां पे पहुंचे, यहीं पे रुक गए थे हम। यहां पहुंचने के लिए हमने बोल दिया था टू प्रूफ, मतलब सॉरी हैंस क्या बोला था हमने, प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। यहाँ पे आने के बाद हम बोल देते हैंस प्रूव्ड। तो एक काम करते हैं, यहाँ से ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर को उठा लेते हैं। यही था ना पिछले बार, यही तक छोड़ा था। सिमिलरली से पहले जो लाइन लिखी हुई थी वो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर लिखा था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ए बी अपॉन में पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। अब ध्यान से सुनना, ए बी की जगह मैं पी डी लिख सकता हूं। हाँ, पी डी अपॉन में मतलब मैं जस्ट उल्टा चलने वाला हूं। उस वक्त मैं क्या कर रहा था, उल्टा जा रहा था। कैसे जा रहा था, पैरेलल से पी डी अपॉन पी क्यू, फिर वहां से ए बी अपॉन पी क्यू पे जा रहा था, उल्टा जा रहा था। अब यानी मैं कैसे कर रहा था, देखो मैं कर रहा था ए बी अपॉन पी क्यू और फिर उसके बाद पी डी अपॉन पी क्यू, फिर उसके बाद पैरेलल। पैरेलल मतलब मैं पिछले वाले क्वेश्चन में पैरेलल से पी डी अपॉन पी क्यू पे जा रहा था, फिर ए बी अपॉन पी क्यू पे आ रहा था। इस वाले पे मैं ए बी अपॉन पी क्यू से पी डी अपॉन पी क्यू पे आऊंगा, फिर पैरेलल पे जाऊंगा। ठीक है, ये चीज समझ आई, ये वाली चीज, यही अब हम करते हैं। तो ए बी अपॉन पी क्यू से मैं पी डी अपॉन पी क्यू पे आ गया इज इक्वल टू ए सी की जगह मैं लिख सकता हूं पीई। तो पीई
अपॉन में पी आर पे मैं आ गया। अब अगर ऐसा है कि पीडी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पीई अपॉन पी आर, यानी छोटा अपॉन बड़ा इज इक्वल टू छोटा अपॉन बड़ा, तो यानी ये बीपीटी के कन्वर्स से पैरेलल हो जाएगा। बीपीटी क्या कहता है? बीपीटी कहता है कि अगर पैरेलल है तो यो बाय यो इक्वल टू यो बाय यो, लेकिन कन्वर्स बीपीटी क्या कहता है? अगर यो बाय यो इक्वल टू यो बाय यो तो पैरेलल, है ना। तो यही हम करने जा रहे हैं। यो बाय यो इक्वल टू दे रखा है तो इसका मतलब ये पैरेलल है। DE इज पैरेलल टू QR, और ये कहां से आया? ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी से आया, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से आया, ठीक है, बीपीटी के कन्वर्स से मिला। अच्छा, अब मुझे बीपीटी के कन्वर्स से अगर ये चीज मिल गई कि मैंने बोला कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी DE इज पैरेलल टू QR, ये कैसे आया? कन्वर्स ऑफ बीपीटी से आया। अगर ऐसा है देन अगर ये पैरेलल है तो ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर हो जाएगा, यानी एंगल D इज इक्वल टू एंगल Q हो जाएगा और एंगल E इज इक्वल टू एंगल R हो जाएगा। ये चीज समझ आ रही है? इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। बट हमें प्रूफ करना है, ये चीजें हमें प्रूफ करनी है। तो अब कैसे किया जाए, किस तरह से सोचा जाए? अब ध्यान से देखना। अब एक काम करते हैं कि हम दो ट्राइंगल्स लेते हैं, और दो ट्राइंगल्स कौन से ले रहा हूं ध्यान से देखना। एक ट्राइंगल में ले रहा हूं PDE और एक ट्राइंगल में ले रहा हूं PQR। ये नहीं ले रहा, सिर्फ ये ले रहा हूं PDE और PQR। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे? इन ट्राइंगल PDE एंड ट्राइंगल PQR। ध्यान से देखना, क्या देखूंगा मैं इसमें ये देखूंगा कि एंगल D बराबर एंगल Q है, एंगल D इज इक्वल टू एंगल Q है। D और Q बराबर ऊपर ही देख लिया है तो हमने, और एंगल E बराबर एंगल R है, एंगल E बराबर एंगल R है, और जो एंगल P है वो कॉमन है, एंगल P इज इक्वल टू एंगल P, वो है कॉमन। और ये दोनों कहां से आया? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो तीन एंगल्स हमारे पास आ गए, PDE छोटा वाला ट्राइंगल, PQR बड़ा वाला ट्राइंगल। छोटा ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल यानी सेम साइज नहीं है, यानी ये कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर है, साइज अलग हो सकता है। तो जो हमारे ट्राइंगल PDE है और PQR है ये हमारे सिमिलर आ गए। ट्राइंगल PDE, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा होगा ना मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, भाई समझना जरूरी है। आप ना अगर आपको समझ आ रहा है तो आप 2 into स्पीड करके समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो फिर मेरी स्पीड बढ़ जाएगी करके बोल लूंगा मैं इसमें। तो ट्राइंगल PDE जो है वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल PQR के। कैसे हुआ? बाय ट्रिपल ए रूल से हुआ ये चीज। यहां तक समझ आया? ध्यान से सुनना, यहां तक ना चीजें बहुत आसान है अभी तक, बस समझते जाओगे तो काम हो जाएगा। पहले हमने क्या करा, हम उल्टा चल रहे हैं। हमने यहां से हमने कहां छोड़ा था? AB अपॉन PQ AC अपॉन PR पे छोड़ा था, तो उसी को मैंने उठाया, फिर AB की जगह PD, AC की जगह PE लिखा, फिर मैंने देखा पैरेलल है, कन्वर्स बीपीटी से मुझे पैरेलल पता चला, फिर मैंने देखा कि ये और ये बराबर है, फिर मुझे पता चला अच्छा बराबर है तो ये वाला ट्राइंगल ले लेता हूं और ये वाला ले लेता हूं, इसमें D Q के बराबर है, E R के बराबर है, P कॉमन है, ट्रिपल ए रूल से ये जो है इसको मैंने सिमिलर प्रूव कर दिया। अच्छा, अगर ये सिमिलर है तो जब भी सिमिलर होता है तो हम इसको लिख सकते हैं बाय CPST, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से हम लिख सकते हैं, अगर ये सिमिलर आ गया तो हम लिख सकते हैं PD अपॉन PQ इज इक्वल टू PE अपॉन PR। एक बार अलग अलग ट्राइंगल सपोज करके देखो ना, अपने आप समझ आएगा
यानी कि PDE को अलग निकाल लो, PDE को अलग निकाल लो और PQR को अलग निकाल लो। और अब देखो, अब डिवाइड करके देखो, PD अपॉन PQ इज इक्वल टू PE अपॉन PR इज इक्वल टू DE अपॉन QR। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा DE अपॉन में QR, है ना, समझ आ रहा है। ये CPST से आता है, यानी कि जब सिमिलर होती है चीजें तो उसके बाद जो मैं लिखता हूँ दूसरे नंबर पे वो चीज CPST पे आती है। CPST से वहां CPCT होता था, यहाँ पे CPST होता है। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। वाइल गिवन, जबकि गिवन क्या है, गिवन तो ये है AB अपॉन में, देखना गिवन क्या है, गिवन है AB अपॉन में PQ, क्या दे रखा है, जो दे रखा है वो लिख लो। गिवन क्या है, BC अपॉन में QR इज इक्वल टू AC अपॉन में PR, ये गिवन है। तो इसको इक्वेशन तो बहुत सारी बन गई, 1 और 2 क्या नाम दे रहे हैं हम इसको, 3 और 4 नाम देना पड़ेगा इसको। अब ध्यान से देखो कि BC अपॉन QR यहाँ भी है और BC अपॉन QR यहाँ पे DE अपॉन QR है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे DE अपॉन QR है, यहाँ पे BC अपॉन QR है, और कुछ इक्वल हो सकता है क्या, अगर ध्यान से देखो तो कुछ इक्वल हो सकता है। एक चीज ध्यान से देखना कि हम PD अपॉन PQ को AB अपॉन PQ बोल सकते हैं, यानी कि ये जो चीज है इसकी जगह मैं AB अपॉन AQ लिख सकता हूं, यानी ये कहीं ना कहीं AB अपॉन AQ ही है, AB अपॉन AQ ही है ये। तो सीधा मैं लिख देता हूं, इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं, सीधा आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन, लिख सकते हो आप सीधा फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम 3 एंड 4 से आप ये लिख सकते हो कि BC अपॉन में QR इज इक्वल टू DE अपॉन में QR से QR कट गया, तो यहां से हमारा BC बराबर DE आ गया, BC बराबर DE। ठीक है, ये चीज तो समझ आ गई, ये मैंने कैसे करी थी ये तक यहाँ। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना यहाँ पे, तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि PD अपॉन PQ है और ये AB अपॉन PQ है, इसको मैं AB अपॉन PQ भी तो बोल सकता हूं, और AB अपॉन PQ वो DE अपॉन QR के बराबर है, और ये कह रहा है AB अपॉन PQ BC अपॉन QR के बराबर है, तो ये दोनों भी तो बराबर हुए। इसको AB अपॉन PQ की तरह सोचो, इसको AB अपॉन PQ की तरह सोचो, और ये DE अपॉन QR के बराबर है, और इधर AB अपॉन PQ BC अपॉन QR के बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो गए। अगर इन दोनों को बराबर कर दिया, ये बराबर हो गए, तो QR कैंसल, BC बराबर DE आ गया, BC बराबर DE, ये BC है और ये DE है, दोनों बराबर आ गए। अच्छा, इसका क्या फायदा होगा, अगर बराबर आ गए तो क्या फायदा हुआ, फायदा ये है कि अब आप ट्राइंगल ABC और PDE में जाओ, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PDE में जाओ, ट्राइंगल ABC और PDE में अगर आप जाओगे तो एक चीज ध्यान से देखना, एक चीज तो यहाँ पे पता चली कि BC बराबर DE है, जो BC है वो DE के बराबर है, फ्रॉम अबव, ऊपर से ये चीज हमें पता चल रही है यहाँ से कि BC बराबर, जो BC है वो DE के बराबर है। सिर्फ ये वाला देखो, इतना देखो, सिर्फ इतना वाला ट्राइंगल देखो, PDE और ABC देखने को बोला, तो BC DE के बराबर है और AB जो है PD के बराबर है, AB जो है वो PD के बराबर है, AB इज इक्वल टू PD। कैसे AB PD के बराबर कैसे है, वो कंस्ट्रक्शन से बराबर है ना, और जो AC है वो PE के बराबर है, AC इज इक्वल टू PE, ये दोनों जो है वो बाय कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन से ये दोनों बराबर हो गए। अब ध्यान से सुनना, ABC और PDE, ABC और PDE ये भी एक दूसरे को ढक सकते हैं, एक दूसरे को ढक लेगा ये, अगर ये एक दूसरे को ढक लेगा तो इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट है, यानी ट्राइंगल ABC और PDE कॉन्ग्रुएंट है। तो अगला स्टेप मैं लिखता हूं, यहां पे लिख देता हूं, अगला स्टेप जगह नहीं है, हाँ अगला स्टेप लिखता हूं। देखो अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप ये है कि यहां से मुझे एक चीज पता चली, इसके बाद अगला स्टेप ये है कि ट्राइंगल ABC जो है कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल PDE के बाय ट्रिपल एस रूल से, साइड साइड साइड
इससे ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हम लिखेंगे बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी से हमें ये चीज पता चलेगी। अच्छा, सारे साइड्स बराबर है तो बाकी के बचे हुए एंगल्स भी बराबर होंगे, सीपीसीटी से ये पता चलता है। यानी कि एंगल ए बराबर एंगल पी और एंगल बी बराबर एंगल क्यू और एंगल सी बराबर एंगल आर। तीनों एंगल्स बराबर आ गए और तीनों एंगल्स बराबर, यही तो प्रूव करना था। यहाँ पे टू प्रूफ में ये तो लिखा था, ध्यान से देखो अपनी कॉपी में कि टू प्रूफ में ये चीज लिखी थी। और इसीलिए ट्राइंगल ए बी सी वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी डी, कौन सा वाला ट्राइंगल करना था हमें सिमिलर, ये पूरे पी क्यू आर के। तो डायरेक्ट हम ये लिख सकते हैं उसके बाद पी क्यू आर। तो इस तरह से हमने इसको सिमिलर प्रूफ कर दिया। एक बार फिर से ध्यान से देखो कि हमने इसको कैसे सिमिलर प्रूफ किया, ट्रिपल एस रूल से कैसे किया। ट्रिपल ए रूल समझ आता है तो ये भी बड़ा आसान है। इसमें बोला है कि हमें देखो ये गिवन क्या था, हमें दे रखे थे कि टू साइड वन, मतलब इसके प्रोपोर्शनल दे रखे हैं, साइड जो है प्रोपोर्शनल है और एंगल्स इक्वल प्रूफ करने थे। तो हमने क्या किया, हम उल्टा चले। हमने देखा कि यो बाई यो इक्वल टू यो बाई यो दे रखा है, यहाँ पे इक्वल दे रखा है, तो हमने ए बी की जगह पी डी लिख दिया, एसी की जगह पी लिख दिया, फिर उसके बाद पैरेलल हो गया, फिर कन्वर्स बीपीटी से पैरेलल आया। यानी कि ये अगर ये पैरेलल आ गया तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर आ गया। फिर इस दोनों ट्राइंगल में गए, छोटे वाले में और इस बड़े वाले में गए, दोनों में हम तो हमने देखा कि ट्रिपल ए से जो है ये सिमिलर हो गया। सिमिलर होने के बाद हमने बोला सीपीएसटी से वो जो इसके जो रेशियो है साइड्स के वो ऐसे हो गए इक्वल। फिर उसके बाद हमने देखा जबकि दे तो ये रखा था, फिर इसको हमने इक्वल करा तो बीसी जो है डीई के बराबर आ गया। बीसी डीई के बराबर आया तो वहां से हमें पता चला कि अगर देखो बीसी जो है वो डीई के बराबर आ गया और ए बी पीडी बराबर था पहले से ही और एसी और पी पहले से बराबर था, तो साइड साइड साइड, यानी कि ट्रिपल एस रूल से ये जो है हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया दोनों ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद हमारे एंगल सारे इक्वल आ गए, एंगल सारे इक्वल आ गए, तो यानी कि एंड में ये हमारा सिमिलर हो गया। इस तरह से इसको हमने प्रूव किया। अच्छा, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे एंगल बी बराबर एंगल क्यू है, इसको आप एंगल डी भी लिख सकते हो, एंगल डी भी लिख सकते हो क्योंकि एंगल डी के बराबर भी तो है ये। और एंगल सी जो है एंगल आर और एंगल ई के बराबर भी लिख सकते हो आप। तो ये इस तरह से एंड में जाकर के सिमिलर आ गया। अब लास्ट वाला हमारा बचा हुआ है जो कि सास रूल, SAS, उसको प्रूफ करते हैं कि किस तरह से उसको प्रूफ किया जाता है, लेकर के आते हैं उसको। सुन, तो सास रूल देखो, इन्होंने बोला है कि साइड एंगल साइड, यानी कि दो साइड्स होंगे करस्पोंडिंग होंगे और एंगल्स इक्वल होंगे, ऐसे दे रखा होगा। इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू वन ऑफ एंगल, क्या है कुछ समझ ही नहीं आ रहा, सिंपल सी बात है, इसमें वही डायग्राम होंगे सेम, जो दो डायग्राम हम इतनी देर से बना रहे हैं ना एक हर सवाल में, वही सेम डायग्राम सब में है। तो ये हमारा पी क्यू आर है और कंस्ट्रक्शन भी सब में सेम ही है, डी ई, ये तो हमारा आर ए बी सी। और फिर यहाँ पे गिवन में क्या लिखेंगे हम, गिवन में वो लिखते हैं जो इफ हो, इफ के बाद क्या लिखा है, वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन ऑफ एंगल। अच्छा, इसका एंगल मान लेते हैं, सपोज ऐसा कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ऐसा इन्होंने दे रखा है, ऑफ अदर ट्राइंगल एंड द साइड्स, इसके साइड जो है वो प्रोपोर्शनल दे रखे हैं। अच्छा, साइड भी प्रोपोर्शनल, यानी ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, मान लेते हैं ए सी अपॉन पी आर, ये हमें दे रखा है। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ये करना है कि जो ये ट्राइंगल है ए बी सी और पी क्यू आर ये सिमिलर है, ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर। तो किस तरह से किया जाए, पहले तो कंस्ट्रक्शन लिख लो। कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन वही है सेम, कंस्ट्रक्शन सेम लिख देना, ऐसे लिख देना पी डी कट सच दैट ए बी इज इक्वल टू पी डी, ऐसे करके लिख देना ए बी इज इक्वल टू पी डी और ए सी जो है वो पीई के इक्वल है, ए सी इज इक्वल टू पीई। ठीक है, अब इसको प्रूफ करने चलते हैं। प्रूफ, तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम एक काम करते हैं कि एंगल इज इक्वल टू एंगल पी दे रखा है तो ऑलरेडी दे रखा है, अच्छी बात है। तो हम एक काम करते हैं, एबीसी और पीडीई, ट्राइंगल एबीसी और पीडीई ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पीडीई। तो अगर दोनों ट्राइंगल्स की बात करें तो इसमें ए बी बराबर पी डी है, क्यों है भाई बराबर, बताना क्यों है, इतनी देर से देखते आ रहे हो तो बताओ भाई क्यों है बराबर। कंस्ट्रक्शन करिए ना हमने, फिर उसके बाद जो एंगल ए है वो एंगल पी के बराबर है, क्यों दे रखा है, गिवन। फिर उसके बाद
जो AC है वो PE के बराबर है, वो कंस्ट्रक्शन है। AC इज इक्वल टू PE बाय कंस्ट्रक्शन। और ये हमने ऐसा पहले भी कर रखा है, इस ट्राइंगल को हमने पहले भी कॉन्ग्रुवेंट प्रूफ कर रखा है। कॉन्ग्रुवेंट है ना ये, तो ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुवेंट हो गया ट्राइंगल PDE के। कैसे हुआ? बाय SAS रूल लगा यहाँ पे। कॉन्ग्रुवेंट की बात हो रही है, ये तो सिमिलर प्रूव करना है हमें, कॉन्ग्रुवेंट कह रहा हूं मैं। तो यहाँ पे हमारा बाय CPCT क्या आ जाएगा, बाकी सारे जो एंगल्स है वो इक्वल आ जाएंगे, यानी एंगल B और एंगल D इक्वल आ जाएगा। एंगल B इज इक्वल टू एंगल D और एंगल C जो है वो एंगल E के इक्वल आ जाएगा। एंगल C इज इक्वल टू एंगल E, ठीक है। और अब आगे क्या करें? तो आगे ये देखो इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने ये दे रखा है, लिखेंगे हम गिवन है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR। फिर उसके बाद AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR है। और AB की जगह मैं लिख सकता हूं PD अपॉन, फिर ये PQ है, और AC की जगह मैं लिख सकता हूं PE अपॉन में PR। अच्छा, अगर ऐसा है छोटा अपॉन बड़ा इज इक्वल टू छोटा अपॉन बड़ा, यानी कि ये जो DE है, DE पैरेलल आ गया QR के। ये तो वही सेम चीज हो रही है, हर जगह तो यही कर रहे थे, अब तो याद भी हो जाएगी ये तो DE पैरेलल टू QR आ गया। कैसे आया? बाय BPT कन्वर्स ऑफ BPT से आया। अच्छा, अगर DE पैरेलल टू QR है, DE पैरेलल टू QR है, तो एंगल D और एंगल Q बराबर होगा कि नहीं? एंगल D इक्वल टू एंगल Q, तो यहां पे हम लिखेंगे देन एंगल, कौन सा एंगल? एंगल D इक्वल टू एंगल Q और एंगल E इज इक्वल टू एंगल R, एंगल E इज इक्वल टू एंगल R। और क्यों बराबर आ रहा है? बराबर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। यहाँ पे रीजन लिख देना, जो मैंने पिछले वाले में लिखवाए थे ना, बार बार जब मैं इक्वल भी लिखवा रहा था, जब मैं पैरेलल लिखवा रहा था ना, और पैरेलल के साथ जब मैं एंगल्स इक्वल करवा रहा था, ये वाले जहां भी जिस भी स्टेप में पीछे, तो वहां पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिख देना, क्योंकि जब हम नहीं लिखते ना तो एग्जामिनर नंबर काट लेता है, पता नहीं उसको क्या खुजली है अंदर। तो D बराबर Q आ गया और E बराबर R आ गया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो हमारे इक्वल हो गए। अब ध्यान से समझना, ध्यान से, हमें क्या प्रूफ करना है कि ये सिमिलर है। अब एक काम करते हैं कि जो भी एंगल्स थे ना उनके इक्वेशन नाम दे देते हैं, यानी इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 3, बिल्कुल वैसी चीज आ रही है जैसे उस वक्त आ रही थी। B जो है D के बराबर है, और ये कह रहा है कि D जो है Q के बराबर है। D जो है B के बराबर बोल रहा है ये, और ये कह रहा है D जो है Q के बराबर है, यानी कि B और Q भी आपस में बराबर है। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q है, जो एंगल B है वो एंगल Q के इक्वल है। और जो इक्वेशन नंबर 2 है और 4 है, फ्रॉम 2 एंड 4 से ध्यान से देखो, तो ये कह रहा है कि C जो है वो E के बराबर है, और ये कह रहा है R के बराबर है। एंगल E इज इक्वल टू R बोल रहा है, और ये कह रहा है एंगल E इज इक्वल टू C है, तो C और R आपस में बराबर है, यानी एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। यानी ऐसा, अब देखो इन, यानी कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, हेंस इन ट्राइंगल हेंस इन ट्राइंगल ABC और PQR, ABC और PQR की अगर हम बात करें, ABC और PQR, ये पूरा ABC है, ये पूरा PQR है, अगर इनकी बात करें तो इनमें एक एंगल बराबर हो गए, दूसरा वाला भी बराबर हो गया। तो अगर दो एंगल्स बराबर हो गए, अगर ऐसा है कि दो एंगल्स बराबर हो गए, तो दो एंगल्स बराबर होने का मतलब क्या है, कौन सा रूल लग रहा है? तो इसका मतलब ये है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर हो गया ट्राइंगल PQR के, कौन से रूल से? बाय डबल एंगल रूल। अब आप बोलोगे डबल एंगल से भी सिमिलैरिटी हो जाती है क्या? हाँ, हो जाती है। अब कैसे होती है वो मैं बताने जा रहा हूं कि डबल एंगल से किस तरह से होता है। मान लो अगर मेरे पास एक ट्राइंगल ये है और दूसरा ट्राइंगल ये है, मैंने बोला कि ये A B C, ये है P, ये है Q और ये है R।
मैंने बोला कि ये ना 70 डिग्री है और ये भी 70 डिग्री है, तो इसका मतलब ये है कि एंगल ए बराबर एंगल पी है, और मैंने बोला कि ये 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है, तो इसका मतलब ये है कि एंगल बी बराबर एंगल क्यू है। तो ऑटोमेटिकली अपने आप मुझे ये बताओ एंगल सी की वैल्यू क्या होगी, इधर से देख करके बताओ कि एंगल सी क्या होगा। तो अगर मैं तीनों ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को जोड़ता हूं तो 180 आता है, तो 60 और 70 कितना हुआ 130, तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 50, तो सी की वैल्यू 50 आ गई। और यहाँ पे कितनी आएगी, यहाँ पे भी आप देखोगे तो 50 आएगी। यानी कि जो तीसरा वाला जो एंगल है ना, एंगल सी और आर, ये अपने आप बराबर हो गया। तीसरा अपने आप बराबर क्यों हो गया, क्योंकि भाई टोटल करते हो तो 180 आता है, इसलिए अपने आप ऑटोमेटिकली बराबर हो गया। तो इसीलिए ट्रिपल ए रूल, अगर हम तीन एंगल्स नहीं भी देख पा रहे हो, सिमिलैरिटी प्रूफ मतलब मान लो हमारा मन कर रहा है कि तीसरा एंगल मतलब मान लो पता ही नहीं चल रहा कि तीसरा एंगल है क्या, बट दो एंगल इक्वल आ चुके हैं, दो ट्राइंगल्स में अगर दो एंगल्स इक्वल आ चुके हैं तो हम ये बोल देंगे कि वो सिमिलर है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। डबल ए रूल से उसको हम सिमिलैरिटी प्रूव कर देंगे, तो बोल देंगे सिमिलर है, खत्म बात, तीसरा एंगल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो इसके जो क्वेश्चंस है, जो भी एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे और आगे हम और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। एक्सरसाइज जब खत्म हो जाएगा उसके बाद भी हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे लास्ट एपिसोड में। जब तक के लिए अगर आपको ट्राइंगल चैप्टर के जो चैप्टर चल रहा है इसके बाकी के एपिसोड देखने तो इस वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, और अगर आपको रियल नंबर देखना है चैप्टर नंबर 1 जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, उसका रिवीजन करना है तो इस वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक करो। बाकी जब आप इन वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो मैं आपको वही मिलूंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हुए।